हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। इसके तहत आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का लेक्चर। तो कंप्यूटर में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया था, जिसमें टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस और अलग-अलग प्रकार के कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, हमें एमसीक्यू के साथ-साथ उसका अगर थ्योरी हम लोग नहीं जानते हैं, तब हमें क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए मेरे पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं थ्योरी करवाता हूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट उसी पे बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करवाता हूँ। और ये सभी पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि किसी खास एक पोस्ट के लिए, क्योंकि कंप्यूटर आपका 10 नंबर सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा और जीएस पोर्शन के अलावा 10 नंबर का अकेला सिर्फ कंप्यूटर का रहेगा। और आज के टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, आपका शॉर्टकट की और कमांड ये सब से सवाल आपको एक या दो ही मिलेंगे, बाकी मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, मेरी यही कोशिश है कि कंप्यूटर में आपका 10 में से 10 नंबर अचीव हो जाए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह टीचर्स डे स्पेशल वीडियो है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको जानने को मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू देखेंगे, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक एक करके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने इसमें डिजाइन किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम डेटा इज बेस्ट डिफाइंड एज। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को यह भी प्रॉब्लम होती है कि सर आप इंग्लिश में बोलते हो, या फिर कुछ दोस्त ये बोलते हैं कि सर आप सिर्फ हिंदी में बोलते हो। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज में ही आप लोगों को कंफर्टेबल कर दूंगा। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। डेटा, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ही इंट्रोडक्शन ही इस लेक्चर से किया था, कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। डेटा जो है वह रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, यानी कि कच्चे तत्व और आंकड़े। इसका अपने में कोई मतलब नहीं होता, इसे हमें एक कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी वह उस लाइन से कोई मतलब निकले, तब जाके वह इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने समझाया था कि देखिए, इस साइड से ये इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम लोग इनपुट देते हैं। फिर यहाँ पे आपका सारा मेन कंप्यूटर है, जिसमें आपका स्टोरेज यूनिट भी है, प्रोसेसिंग यूनिट है और यहाँ पे फिर कंट्रोल यूनिट है। तो इनपुट यूजर ने डेटा को दिया, ये क्या हुआ, आया सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आया, प्राइमरी मेमोरी के पास आया, यहाँ आपका प्रोसेसिंग यूनिट के पास, ये देखा कि एएलयू के पास जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या वो अरिथमेटिकल है या फिर लॉजिकल है। उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे ये कंट्रोल यूनिट की निगरानी में, और फिर उसके बाद रिजल्ट जब आएगा, तब वह आपका आउटपुट डिवाइस के जरिए हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ प्रोसेसिंग यूनिट करता है। इनपुट यूनिट के जरिए हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट के जरिए हम लोग रिजल्ट देखते हैं, और स्टोरेज यूनिट के जरिए जो भी प्रोसेस डेटा है उसको हम लोग, या फिर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। हिंदी में इसे समझा देता हूँ। कंप्यूटर का कोई विशेष कार्य करने हेतु दिए गए निर्देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, डेटा क्या होता है, कच्चे तथ्य और आंकड़े, और उसी डेटा को जब हम लोग मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वह इंफॉर्मेशन बन जाता है, यानी सूचना। प्रोग्राम क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है एल्गोरिदम। और प्रोग्राम क्या होता है? अगर एक ही निर्देश का सेट, एक ही तरीके के निर्देश का सेट रहे, मतलब कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रहे, निर्देश रहे, तब उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो हमने देखा था पेरिफेरल डिवाइस की विशेषता के बारे में कि यह ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर में लगाने से, कंप्यूटर सिस्टम में लगाने से उसकी जो यूसेस कैपेसिटी है उसको, यानी कि उसको उपयोग की क्षमता है, वह बस थोड़ा बहुत हमारा वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पेरिफेरल डिवाइस अगर हटा दें तो हमारा कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम है वह बंद हो जाएगा। तो ये रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत फीचर्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है, इनमें से कौन-सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है, माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन एएलयू जो है वह पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सीपीयू का मेन कंपोनेंट होता है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह उपकरण जो मानव पठनीय निर्देशों को मशीन भाषा में अनुवाद करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया है, अगला जो सेशन मैं डिस्कस करूँगा थ्योरी में, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और लैंग्वेजेज़ मैं डिस्कस करूँगा, उसमें इसको अच्छे से समझाया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ, चूँकि क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा ही था कि आप उस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो जाओ। यहाँ पूछा जा रहा है, ऐसा कौन-सा डिवाइस है या फिर ऐसा कौन-सा सिस्टम है जो कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसे ह्यूमन के पढ़ने लायक यानी मानव के पढ़ने लायक वह बनाता है, यानी कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपाइलर। देखिए मॉनिटर क्या होता है, जो भी रहे आउटपुट वो हमें डिस्प्ले करता है आपका डिजिटली। माउस से हम लोग इनपुट देते हैं, प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट मिलता है। लेकिन कंपाइलर क्या है, जैसे कंप्यूटर चाहे वो कितना पुराना रहे, किसी भी जनरेशन का रहे या फिर आपका कितना भी लेटेस्ट कंप्यूटर रहे, कंप्यूटर हमेशा समझता है सिर्फ एक ही भाषा को, बाइनरी डिजिट या फिर मशीन लैंग्वेज, जिसको 0 या 1 बोलते हैं हम लोग। बाइनरी डिजिट्स यही होता है, 0 और 1। तो कंप्यूटर आज भी इसी भाषा को समझता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, निर्देश देने का जो तरीका है, वह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते जा रहा है, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड। अब तो ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका एक्शन से चलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हाथ का इशारा करें या फिर वो स्क्रीन अनलॉक करने के लिए हमारा रेटिना को स्कैन किया जाता है, तो वो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा उसे 0-1 के फॉर्म में ही समझता है। तो उस चीज़ को कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर। तो ये चीज़ हम लोग अगले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के समग्र कार्य को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन है? ये एक सवाल पूछने का मतलब है कि कंप्यूटर पे जो भी कार्य प्रणाली हो रही है या फिर जो भी काम हो रहा है उस पे, उन सारे काम को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम के लिए बना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो भी कुछ विशेष कार्य के लिए बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फर्मवेयर को सबसे अच्छा किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? तो देखिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बताया था। फर्मवेयर क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्मवेयर जैसे कि वह एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के चिप पे ही जड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि उसको अलग से हम लोग इंस्टॉल करते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का कुछ चिप जैसा रहता है। वो चिप में ही वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया रहता है कि ये जो जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, चाहे वो घड़ी रहे, डिजिटल घड़ी, या फिर आपका वॉशिंग मशीन रहे या फिर कैलकुलेटर रहे, वो कैलकुलेटर कौन-कौन से फंक्शंस परफ़ॉर्म करेंगे, इस हार्डवेयर पे ही, इस चिप पे ही वो जड़ा रहता है, वो प्रोग्राम किया रहता है, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अब इसका और एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ले लें, तो जैसे कि मोबाइल फ़ोन भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन में जो रहता है, वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल किया जाता है, ना कि वो अलग से किसी हार्ड डिस्क पे या फिर मेमोरी कार्ड पे। आपने कभी देखा है कि मेमोरी कार्ड आप हटाते हो, तो आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है? कभी नहीं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इंस्टॉल रहता है, क्योंकि वह मोबाइल के मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल किया जाता है, हार्डवेयर पे ही। लेकिन वही अगर कंप्यूटर की बात की जाए, तो फर्मवेयर जो है वह बायोस चिप में होता है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मदरबोर्ड पे नहीं इंस्टॉल किया जाता, वो हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल रहता है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, इस पे इंस्टॉल किया जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे डिलीट कर सकते हैं, किसी और कोई और वर्ज़न का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप वर्ज़न से कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे कि आप आपके एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सपोज़ करिए 15 है तो 15.1 हो जाएगा, 15.2 हो सकता है। तो देखिए ये अपडेट होते जाता है, ये ऐसा फीचर रहता है कि फर्मवेयर जो है समय-समय पे अपडेट होगा, लेकिन ये डिलीट कभी नहीं हो सकता। आपके मोबाइल से आप एंड्रॉयड कोई नहीं हटा सकता। देखिए वो चिप लेवल पे, वो एडवांस लेवल पे होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नॉर्मली वो नहीं हट सकता। लेकिन अगर आप ये, जैसे कि मैं एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इस पे मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको मैं डिलीट करके इस पे मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन एप्पल के लैपटॉप पे विंडोज़ इंस्टॉल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, कई सारी जगह वो प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर होता है, वह मैकिन्टॉश के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थायी सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर पे एम्बेडेड रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ देखिए वर्ड पकड़िएगा, सूचना, ना कि निर्देश दिया हुआ है, ये सूचना के बारे में पूछ रहा है। तो क्या जानकारी संसाधित डेटा है? जाहिर सा बात है ये रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? सूचना निर्णय लेने में अनिश्चितता को कम करता है।
तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी सत्य है, अनिश्चितता को ये कम करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, जानकारी हमेशा सटीक होती है। अब अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, जानकारी का अर्थ और संदर्भ होता है। तो हाँ, ये बात एकदम सत्य है। जानकारी कब होती है, जैसे कि डेटा हो गया, डेटा तो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब अपने आप में नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग किसी संदर्भ में, किसी अर्थ में अगर हम लोग जोड़ देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, तब जाके वह इंफॉर्मेशन बनता है, यानी सूचना बनता है। तो ये तीनों पॉइंट तो सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन है, यहाँ क्या बोल रहा है, जानकारी हमेशा सटीक होती है। तो ये चीज़ सत्य नहीं है। ये सत्य कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ। अगर आपने इनपुट दिया, कुछ गलत दिया, तो आउटपुट जो है वह हमेशा सही नहीं होगा। जैसे कि इनपुट आपको चाहिए कि 2+2 का आंसर, तो आप जब 2+2 लिखोगे तभी वो 4 आएगा। आपने इनपुट में ही कुछ गलत दे दिया, जैसे 2-2 अगर आपने दे दिया, तब ये थोड़ी 4 देगा, ये हमेशा 0 देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो, उसी बेसिस पे जो जानकारी मिलेगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वह सत्य होगा। अगर डेटा आप गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको इन्फॉर्मेशन भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन अगर आप खुद बनाने जाइएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की एक साथ कई निर्देश निष्पादित करने की क्षमता किस कारण से होती है? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर जो है एक साथ कई सारे कार्य को कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब एक साथ ही कई सारे प्रोग्राम। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर पे आप एक बार में एमएस वर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं, फोटोशॉप पे भी आप काम कर सकते हैं, और भी किसी एप्लीकेशन पे। लेकिन वही अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो कैलकुलेटर पे एक बार में सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो 2+2 आप एक बार में कर सकते हैं, या फिर 2-2 कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर आपका 2+2 चल रहा है और उधर आपका 2-2 चल रहा है। तो इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर्स होता है कंप्यूटर में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कि वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है और किसी खास कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है एमएस वर्ड, जो कि एमएस ऑफिस पैकेज का एक कंपोनेंट है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग कहने का मतलब कि उस पे हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि बुक्स पब्लिश करना, बुक टाइप करना, या फिर कोई पैराग्राफ टाइप करना, लेटर टाइप करना, ये सारा चीज़ जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी एमएस वर्ड पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों के लिए सरप्राइज, जीविका टारगेट बैच जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। अब इसका जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके 2 बैचेस चल रहे हैं, और वो उसमें सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी खत्म होने वाला है। 1 से 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा फाइनली। अब उसमें दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो ये एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है टीचर्स डे के शुभ अवसर पर 5 सितंबर 2025 को। ये खास बहुत सारे दोस्तों का एक इंक्वायरी भी आता है कि सर हमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ना है, हमें बाकी चीज़ नहीं पढ़ना, मैथ्स रीजनिंग वगैरह वो तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ना है, चाहे वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रहे, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए रहे, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जो भी पोस्ट हैं सभी के लिए वो लोग सब्जेक्ट नॉलेज के लिए ही इंटरेस्टेड है। तो देखिए, अभी तक मैंने ऐसा कोई बैच नहीं लॉन्च किया था सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, लेकिन 5 सितंबर 2025 से मैं खास सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ सभी पोस्ट के लिए। और टीचर्स डे ऑफर है, चूंकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन इसके रिलेटेड एक स्पेशल ऑफर है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वह पेड बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। ये 5 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा, और ये ऑफर वैलिड आज से लेके 5 सितंबर, जब से ये वीडियो लॉन्च होगा उसके बाद से 5 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइस ड्राइवर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जैसे कि आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई हार्डवेयर आप लगाना चाहते हैं, जैसे वेबकैम हो गया या फिर आपका यूएसबी माउस हो गया, तो उसके लिए उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर आता है जो उसके साथ ही मिलता है बेसिकली, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप लोग उसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का आपने हार्डवेयर परचेज़ किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं, तो प्रिंटर देखिए, अगर आप यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर में उसे कनेक्ट करिएगा तो वो प्रिंट कमांड ले लेगा, ऐसा नहीं कि प्रिंट कमांड नहीं लेगा। लेकिन बाकी जो उसके फीचर्स होते हैं कि प्रिंटर में क्या सेटिंग होना चाहिए, इंक का स्टेटस दिखाता है कि इंक उसमें कितना है, कार्ट्रिज में आपका रिफिल कितना है,
कौन सा कलर का क्वांटिटी कितना है, पेज का साइज सेट करने के लिए, ये सारा चीज़ जो होता है वो उस एप्लीकेशन के ज़रिए यानी डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए ही किया जाता है। वो हमें या तो उस प्रोडक्ट के साथ मिलता है या फिर आज के ज़माने में आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल उसी के संदर्भ में है, डिवाइस ड्राइवर को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो डेटा यानी कि प्रोसेस्ड आउटपुट, तो ये गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन मतलब कि रॉ फैक्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है, इंस्ट्रक्शन, कमांड टू परफॉर्म ऑपरेशन। और अगला उससे नेक्स्ट है प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। तो प्रोग्राम कभी भी कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं है, बल्कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेम टाइप का इंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि कमांड टू परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के लिए दिया गया कमांड, मतलब कि कंप्यूटर को जो भी हम कार्य करने के लिए बोलते हैं उसके लिए दिया गया निर्देश। डेटा हमेशा कच्चे तथ्य होते हैं और इंफॉर्मेशन जो है संसाधित आउटपुट होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सूचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइपिस्ट ने एक बार फिर से क्वेश्चन इसको डाल दिया है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, सूचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्यूरेट, यानी कि जानकारी हमेशा जो है सटीक होती है। तो हमारा आंसर यही होगा, ये असत्य है, हमेशा सटीक नहीं होती है। वो इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर इनपुट हम लोग गलत दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें गलत ही मिलेगा। बाकी सूचना जो है अनिश्चितता को कम करती है, तो ये एकदम सही होगा। जानकारी डेटा में अर्थ जोड़ती है। डेटा हमेशा कच्चा तथ्य, उनके अपने में कोई मतलब नहीं होते हैं, उसमें हमेशा जानकारी जो है अर्थ जोड़ती है। और जानकारी संसाधित डेटा होती है। डेटा अकेले वो अनप्रोसेस्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन उसी को जब हम लोग संसाधित और किसी संदर्भ में तब्दील कर देते हैं तब वो जाके इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी बनती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्राम और निर्देशों के बीच में क्या संबंध है। देखिए वर्ड को पकड़िएगा, प्रोग्राम पूछ रहा है और निर्देश, ये दोनों एक ही जैसा टर्म है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वह हम लोग इस ऑप्शंस के जरिए देखेंगे। तो प्रोग्राम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर्म अ प्रोग्राम, तो इंस्ट्रक्शन कई सारे सेम तरीके का इंस्ट्रक्शन एक ही काम करने वाला, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो होता है, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि स्टेप्स टू ब्रश योर टीथ, तो उसमें कई सारे स्टेप्स में मैंने लिखा था कि दांत ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। तो उसे एक पूरा अगर हम लोग देखें तो उसे प्रोग्राम बोला जाएगा, लेकिन अकेले अकेले वो एक इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम, तो ये गलत होगा। प्रोग्राम क्या होता है, कई सारे सेम तरीके का इंस्ट्रक्शन को का सेट होता है। और अगला सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड डेटा, तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस डेटा तो होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के बीच में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अ प्लॉटर इज यूज्ड फॉर, प्लॉटर का उपयोग किस लिए होता है। देखिए प्लॉटर बेसिकली होता क्या है, तब आपको आंसर इसका मिल जाएगा। प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है, जैसे कि आपने बैनर्स देखे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स देखे हैं, बड़े बड़े नक्शे, वो प्रिंटर से नहीं प्रिंट होता, बल्कि उसके लिए एक अलग प्रकार का प्रिंटर होता है जिसको हम लोग प्लॉटर बोलते हैं। वो खास बहुत बड़े साइज के एक कमरे या फिर बैनर के साइज का वो प्रिंट करने के लिए बनाया ही जाता है। तो ये बेसिकली इसका राइट आंसर होगा, प्रिंटिंग लार्ज साइज डिजाइंस एंड ग्राफिक्स, मतलब बहुत बड़े साइज के डिजाइंस और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मेन फ्रेम कंप्यूटर किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ये मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बताया था कि सुपर कंप्यूटर कौन सा काम कर सकता है, मेन फ्रेम किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं उसमें मैंने ये बताया था कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पूछ रहा है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के लिए जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड एंटरप्राइज डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए मेन फ्रेम सबसे उपयुक्त है। लेकिन वीडियो गेम खेलने के लिए आप मेन फ्रेम नहीं इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी नहीं बहुत महंगा होता है। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए या फिर सिंपल पीसी आप इस्तेमाल कर लीजिए। हाउस होल्ड बजटिंग, एक घर का बजट करने के लिए आप मेन फ्रेम थोड़ी ना इंस्टॉल करिएगा, आप तो एकदम मिनिमम कंप्यूटर बेसिक्स फीचर्स के साथ वाला कंप्यूटर आप इस्तेमाल करिएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहने का मतलब कि जैसे एसबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में, उससे रिलेटेड पूरा इंडिया का ब्रांच है एसबीआई का, तो वो सारे का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए और ट्रांजैक्शन देखने के लिए कि डे टू डे क्या ट्रांजैक्शन हो रही है,
पूरे इंडिया के ब्रांच में, तो वह मेन फ्रेम के जरिए देखा जा सकता है। अब उसके लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, सुपर कंप्यूटर बहुत एडवांस्ड होता है, वो इन सब कामों के लिए नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मिनी कंप्यूटर ऐतिहासिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोग होते थे? तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में मैंने डिफरेंस बताया था और बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज करते हैं मिनी और माइक्रो में। तो मिनी कंप्यूटर बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिपार्टमेंटल टास्क। देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब ये सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये क्या है, सभी एक सिस्टम से लिंक किया हुआ है आपका मेन सिस्टम से। तो क्या होगा, सभी का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है। अब सबके लिए अलग-अलग कंप्यूटर तो रहता है, लेकिन वह एक सेंट्रल सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है कि सभी कोई एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हैं। अब एचआर वाले को काम होगा फाइनेंस वाले के किसी डेटा से, तो वो थोड़ी ना उठ के जाएँगे, भैया बोलेंगे कि आप मुझे पेन ड्राइव में दो, वो बोलेंगे कि आप मेल कर दो या फिर उसके डेटाबेस से में जाके सर्वर से वो देख सकते हैं डेटा को। तो इसीलिए मिनी कंप्यूटर का यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। ये माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का कंप्यूटर वॉशिंग मशीन, एटीएम या फिर माइक्रोवेव ओवन जैसे एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग होता है? एम्बेडेड सिस्टम कहने का मतलब कि उसको अलग से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसका जो चिप होता है, उसी में वो जड़ दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर। वॉशिंग मशीन में कोई अलग से चिप नहीं लगा होता है, जो भी उसका सर्किट हम लोग देखते हैं, डिस्प्ले बोर्ड रहता है, उसी में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। एटीएम में भी वही चीज़ होता है और माइक्रोवेव ओवन में ही। इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड रहता है उसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है? देखिए, रियल टाइम क्या होता है बेसिकली समझिए। जैसे कोई भी उस पे अगर हम लोग एक्शन करते हैं तो एकदम तुरंत उसी नेक्स्ट सेकंड में इसका रिएक्शन मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर हम लोग रेलवे के टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे हम लोग लॉगिन करते हैं, चाहे आपको तत्काल में लेना है या फिर जनरल टिकट लेना है। मैं इसका टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से रियल टाइम एप्लीकेशन जो है वह काम करता है। जैसे सपोज़ करिए आपने पटना से दिल्ली का टिकट देखा, उसमें आपको शो कर रहा है किसी भी क्लास में, सपोज़ करिए 200 टिकट। तब आप जैसे ही जिस वक़्त आप एक टिकट बुक करते हो, जैसे ही वह बुक होता है, तुरंत वो 199 दिखा देता है। ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद शो करता है। जैसे आपके अकाउंट से पैसे कटे, वो टिकट बुक हुआ, तुरंत के तुरंत वो 199 हो जाएगा। इससे क्या होता है, उसी समय बहुत सारे लोग तत्काल के टाइम में ये बेसिकली ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करता है, हमें समझ में आता है। जैसे हम लोग देखते हैं तत्काल में बहुत लिमिटेड ही सीट होता है, 40 सीट। जैसे 40 सीट उसमें अवेलेबल रहा, हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से उसको लॉगिन 5 मिनट पहले ही हम लोग लॉगिन करके रखते हैं कि उस समय एकदम 10 बजेगा और हम लोग सबसे पहले इसको बुक कर लेंगे। जैसे देखते हैं अभी शो कर रहा है 40 टिकट, 1 मिनट बाद हमें दिखता है कि वह 30 टिकट हो गया। तो 30 लोग उस समय बुक कर चुके रहते हैं और जैसे ही आप बुक करिएगा, पट सा वो बुक करते-करते तक में जब आप बुक करिएगा, पेमेंट करिएगा, हो सकता है आपको 30 शो कर रहा है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो उस समय हो सकता है वो 2 ही शो करे, क्योंकि उतने देर में मतलब 1 या 2 सेकंड में आपका 28 लोग बुक कर देते हैं। तो ये तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। अब दूसरा, अगर रियल टाइम अगर हम लोग बड़े लेवल पे देखें, तो जैसे डिफेंस सिस्टम में बॉर्डर पे ये सुपर कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ रहता है। अगर कोई अननोन मिसाइल आ रहा है या फिर कोई अननोन व्हीकल आ रहा है, एयर व्हीकल, वो अगर रडार रेंज के अंतर्गत आता है, तो तुरंत ये जो सेंसर है वह अलर्ट कर देता है यहाँ हमारे डिफेंस सिस्टम को। और डिफेंस सिस्टम क्या है, तुरंत एक्टिवेट कर देता है कि हाँ भैया, आप ये कोई अननोन व्हीकल आ रहा है, यहाँ डिफेंस सिस्टम एकदम तुरंत अपडेट कर देता है, वो एक्टिवेट कर देता है। ऐसा नहीं कि सोचने समझने के लिए उसको समय देता है कि हाँ भैया 5 मिनट बाद तुम आराम से जाना। जैसे ही उसको पता चला ये रेंज के बाहर ये रेंज है, इस रेंज के पास जैसे आया कोई अननोन व्हीकल या कोई मिसाइल, तुरंत क्या होता है, ये अपडेट कर देता है इसको, इस कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को, और ये तुरंत डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो फिर ये आपका एंटी मिसाइल जो है सिस्टम है, वेपन्स, वो लॉन्च कर देता है। अगर ये टाइम लगाएगा, अगर ये रियल टाइम नहीं होगा, तो क्या होगा भैया, ये पता चला कि जब तक ये डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तब तक में ये मिसाइल आया और उस रडार को भी उड़ा दिया, और ये जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ था और जो लोग यहाँ थे हमारा बॉर्डर पे, उनको भी ये खत्म कर दिया। तो इस तरीके का ये ऐसा काम नहीं होता। इसीलिए रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए हमेशा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो रैम एक पेरिफेरल
पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि रैम अगर आप कंप्यूटर से हटा देते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शंस नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है? तो देखिए, मॉनिटर हमेशा आउटपुट के रूप में काम करेगा, कीबोर्ड हमेशा इनपुट, स्कैनर हमेशा इनपुट, टच स्क्रीन जो है वो एक समय में इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करेगा और दूसरे समय वह आउटपुट डिवाइस के ही रूप में काम करेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा उपकरण प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। प्रिंटेड टेक्स्ट कहने का मतलब कि ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, इसको अगर आप पेज पे प्रिंट करते हैं और इसको स्कैन करके अगर आप हमने कंप्यूटर में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या होगा, एक ग्राफिक्स के रूप में कन्वर्ट होगा, मतलब कि इमेज के रूप में जाएगा, ना कि वह प्रिंटेड टेक्स्ट जो है वह डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर में जाके ABCD नहीं लिखाएगा, वह जब भी होगा पूरा का पूरा कंबाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट को हम लोग स्कैन करके जब कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करें, तो वह ठीक इसी तरीके से, जैसे ये बदलने लिखा गया है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई टाइप करते हैं वो हो गया डिजिटल टेक्स्ट। तो वो हमेशा आपका ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वह करेगा। बारकोड रीडर जो होता है, वो प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, उसमें ऐसा बारकोड रहता है, वो रीड करने के लिए होता है। तो वो प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं होता है। टेक्स्ट कहने का मतलब ABCD या फिर नंबर्स, ये टेक्स्ट नहीं होता है बारकोड, ये ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी होती है? देखिए, मेमोरी दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब स्थायी और वोलेटाइल कहने का मतलब अस्थायी। अगर हम लोग वोलेटाइल की बात करें, कि वोलेटाइल का मतलब हिंदी में होता है वाष्पीकृत। वाष्पीकृत कहने का मतलब कि वो जैसे वाटर हो गया, उसे हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कंप्यूटर मेमोरी में बात करें, कि वो उसी समय के लिए मेंटेन रहता है जब तक उस पे काम हो रहा है। जैसे ही उस पे हम लोग काम करना बंद करते हैं या फिर कंप्यूटर को हम लोग ऑफ करते हैं या फिर शट डाउन हो जाता है, लाइट कटने के कारण ऑफ हो जाता है हमारा कंप्यूटर, तब वह डेटा जो है उस मेमोरी में से डिलीट हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। लाइन रहे ना रहे, आप कंप्यूटर खुद से ऑफ कर दीजिए चलते चलते, वो हमेशा उसमें मेंटेन रहेगा। एक बार उसमें हमने चढ़ा दिया उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को, वो डिलीट नहीं किया जा सकता। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब यही होता है। इसलिए रोम जो है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वह एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। उसमें हमेशा डेटा जो है वह स्थायी रहती है। अब चलिए इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया और लोग क्या करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा लाइनेक्स। थोड़ा सा हम लोग इसका टेक्निकल टर्म हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली यही पूछेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम लोग MS कोई भी सॉफ्टवेयर का ये प्राइस पे करना होता है, जैसे MS ऑफिस हम लोग ले रहे हैं, विंडोज़ ले रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 11, अगर हम लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें एक लाइसेंस लेना होगा, हमें एक प्राइस पे करना होगा, 5,000 6,000 रुपया एक लाइसेंस के लिए। वो हम लोग ले लिए, हमें लाइसेंस मिला, हम लोग कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल कर लिए। उसमें कोई भी अपडेट करेंगे कंपनी की तरफ से, यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट जो है वो फ्री में मिलेगा। किसी तरीके का कोई आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि आपने लाइसेंस परचेज़ किया है उसको यूज़ करने का, वो प्रोडक्ट आपका हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको लाइसेंस तो लेना ही है, लेकिन वो साथ में क्या होता है, जिस प्रोग्राम में उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, वह प्रोग्राम सोर्स कोड जिसको बोलते हैं, वह भी आपको प्रदान कर देते हैं। लेकिन विंडोज़ वगैरह ये सब नहीं प्रदान करते, मतलब पेड सॉफ्टवेयर जो नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको कोड नहीं प्रदान करते। कोड प्रदान करने से क्या होता है, देखिए लाइनेक्स एक अलग कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, वह हर कोई नहीं इस्तेमाल करता। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यूज़ होते हैं लाइनेक्स, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, उनका अलग काम ही है। हम लोग स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए या फिर ऑफिस वगैरह में भी जल्दी लाइनेक्स नहीं इस्तेमाल किया जाता। लाइनेक्स खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। रेलवे जो टिकट काउंटर पे बुकिंग होता है, वो लोग लाइनेक्स ही इस्तेमाल करते थे, यूनिक्स, लेकिन अब लाइनेक्स इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये बस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है, लाइनेक्स। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा कंप्यूटर का MCQ, थ्योरी के बाद MCQ हमने डिस्कस किया। अब बहुत जल्दी इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम लोग बचे हुए जो पोर्शन है, जैसे कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा MCQ के साथ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।